हेलो। मेरा नाम प्रभात है जी और आप देख रहे हैं बी बोल्ड विद प्रभात। बड़े दिनों के बाद मैं वापस आया हूँ और आज मैं कमाल की शख्सियत के साथ वापस आया हूँ। जब म्यूजिक सीखना कोई शुरू करता है तो शुरुआत भी यहीं से होती है। ऐसा नहीं कि आप सीधे इंडी म्यूजिक गाना शुरू कर देंगे। आपको अगर म्यूजिक सीखना है तो आपको बेसिक्स यानी कि जो क्लासिकल म्यूजिक है हमारा है, जो गुरुज हैं उनसे ही सीखना पड़ता है। सो आज मैं बहुत बहुत वेलकम करता हूँ मैम, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ रश्मि अग्रवाल मैम है। मैं रश्मि अग्रवाल हूँ, जैसा आपने इंट्रोड्यूस किया ही है। और मैं गज़ल, सूफियाना कलाम, भजन और सेमी क्लासिकल फॉर्म्स गाती हूँ। और परफॉर्मेंस मेरे इंडिया में, बाहर विदेशों में भी होते रहते हैं। ओरिजिनल म्यूजिक स्पॉटिफाई पे और एप्पल म्यूजिक में, यूट्यूब पर मेरे चैनल हैं, तो उस पे मिल जाएंगे। तो जब हम अभी बीच में एक समय आया तब ज्यादातर लोग जो है पॉप की तरफ या फिर बहुत ही ज्यादा हिप हॉप की तरफ चले गए। एक रील शायद आपने कभी देखी हो कि मेरे पापा सुनते थे जब जगजीत सिंह, तो लगता था क्यों सुनते हैं, पर आज पता चल रहा है कि वो क्यों सुनते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको म्यूजिक में आना चाहिए? ये ईश्वर की प्लानिंग थी। मेरे किए से क्या हो सकता है? मेरे घर में तो कोई ऐसा गवैया या मतलब कोई ऐसा ट्रेडिशन नहीं था। हाँ, बस ये था कि मेरे पापा बहुत म्यूजिक लवर थे और दिन भर रेडियो ऑन रहता था। मेरे फादर का प्रिंटिंग प्रेस था और वो भी घर के पास था। तो वो बस जाते थे, लंच के लिए आते थे और पूरे टाइम, मतलब सुबह उठते ही वो रेडियो सिलोन, विविध भारती, लोकल रेडियो, कभी टेप रिकॉर्डर, कभी कैसेट्स आए तो कैसेट्स, मतलब पूरे दिन घर में मतलब सुरमई वातावरण था। कोई गाता या बजाता नहीं था। मेरे फादर, बस ही वॉज अ वेरी गुड लिसनर। तो वो स्वर लहरियां कानों में पड़ती ही रहती थी सुबह से लेकर रात तक। तो अनजाने में कब मेरी रुचि उस तरफ हो गई, ये मुझे पता नहीं लगा। हालांकि मेरे फादर ने कभी कोशिश नहीं करी कि सिखाएं। तो इत्तेफाक ये हुआ कि जब मैं क्लास 11 में थी, मैंने काफी लेट स्टार्ट किया। गाते तो रहते थे, जो भी रेडियो में सुनते थे गाने, फिल्मी सॉन्ग्स हैं, नॉन फिल्मी सॉन्ग्स हैं, तो वो गुनगुनाते रहते थे। लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि खुद स्टेज पे गाएंगे या कुछ खुद रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन ये इत्तेफाक तब हुआ जब मैं क्लास 11 में थी। और क्लास में जैसे लड़कियां कहती हैं लंच ब्रेक में कि क्या गा रही हो आजकल, क्या सुनाओगी। तो उनको एंटरटेन करने के लिए कोई ना कोई फिल्मी गाना रहता ही था लंच के ब्रेक में। तो उस समय मेरी जो क्लास टीचर थी, सिस्टर यूजीनिया, मैं नाम जरूर लेना चाहूंगी कि बिकॉज शी वॉज द वन जिन्होंने ये रिकग्नाइज किया कि ये इसमें कुछ टैलेंट है। तो उस समय हमारे स्कूल में इंट्रोड्यूस हुआ था वोकल म्यूजिक। उन्होंने कहा कि तुम जो भी सब्जेक्ट्स लिए हैं, 5 सब्जेक्ट्स ऐसे होते थे, तो एक सब्जेक्ट को ड्रॉप करके यू टेक वोकल म्यूजिक एंड यू गो एंड मीट द टीचर। सो आई वेंट टू मीट द टीचर। उन्होंने थोड़ा सा ऑडिशन या कहो कि क्या सुना सकती हो, सारेगामा सुना दो। तो हमें तो सारेगामा भी नहीं आता था, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, फॉलो माय हारमोनियम। तो उन्होंने सारेगामा हारमोनियम पे बजाया और हमने उसको फॉलो करके गा दिया। तो उन्होंने कहा ठीक है, कल से आना। तो इस तरह से मेरी जो जर्नी स्कूल से शुरू हुई, फिर वो एक इश्क में बदल गई। मैंने ग्रेजुएशन भी फिर वोकल म्यूजिक में वन ऑफ द सब्जेक्ट्स लिया, एंड देन मास्टर्स भी फिर वोकल म्यूजिक में किया। तो इस तरह से, लेकिन मास्टर्स करने के बाद भी कोई ऐसा वो नहीं था कि मुझे प्रोफेशनल बनना है। बस ये था कि संगीत से जुड़े रहना है। तो शादी के बाद यहाँ दिल्ली आना हुआ। यहाँ पे भी बस ये था कि संगीत से जुड़े रहना है। ये बिल्कुल प्लानिंग नहीं थी, क्योंकि जिस परिवार में मैं आई, उस परिवार में भी कोई संगीत का इतना कुछ भी नहीं था। आई केम इन टू एन अग्रवाल फैमिली, और यहाँ पे कोई म्यूजिक का इतना होता नहीं है। आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रॉम सविता जी, क्योंकि मुझे संगीत से बस जुड़े रहना था। मेरी जो प्रीवियस गुरु थी श्रीमती कमला बोस, उन्होंने ही मुझे इनका पता दिया कि तुम इनसे जाके सीख लो। तो उनसे, क्योंकि फिर प्योर क्लासिकल म्यूजिक नहीं परस्यू कर सकते थे, सीइंग द फैमिली एनवायरनमेंट। सो आई ऑप्टेड फॉर ठुमरी दादरा।
देन आई स्टार्टेड लर्निंग ठुमरी दादरा, और वहाँ से ये सफ़र फिर शुरू हुआ, और वहाँ से ही अपने आप ये रास्ते खुलते गए। और जैसा कि मैंने कहा कि ये ईश्वर की मर्जी थी कि मैं इस फील्ड में आऊं, और मैं यहाँ हूँ। आपने गुरुओं की बात करी, और जब हम म्यूजिक या किसी भी आर्टिस्ट या हम किसी भी ऐसी फील्ड की बात करते हैं जहां पर आप सेल्फ यानी कि अंदर जो आपके है वो काम करता है या वो आपके तर्ज पे काम करता है, तो हम गुरुओं की बात हमेशा करते हैं। बिना गुरु के आप कहीं नहीं पहुंच सकते, ऐसा कहा जाता है। सो आपने कुछ गुरुओं के नाम मुझे बताए, मैं जानना चाहता हूँ कि और वो और कौन से लोग थे। बिल्कुल, गुरुओं का नाम ज़रूर लेना चाहिए, उन्हीं की बदौलत यहाँ तक पहुँचे हैं। द गुरुज़ हैव हेल्ड माय हैंड एंड आई हैव रीच्ड हियर। सो सविता देवी जी से तो मैंने ठुमरी दादरे की तालीम ली, जी। लेकिन सिंस आई वाज़ अ वेरी क्यूरियस म्यूज़िक स्टूडेंट, एंड मुझे लगता था कि जो मैं गज़लें गाती हूँ, गज़लें ज़रूर गा रही थी, जब उनसे सविता जी से भी सीख रही थी, लेकिन जो उसकी प्रॉपर न्यूएंसेस हैं वो सही आए, डिक्शन करेक्ट हो, तो उसके लिए मैंने फिर शांति हीरानंद जी, जो कि बेगम अख्तर साहिबा की फॉरमोस्ट डिसाइपल थी, उनसे जाके रिक्वेस्ट करी कि आई वांट टू बी योर शागिर्द। तो उन्होंने भी कहा कि कुछ सुनाओ, तो उनको सुनाया, और मेरी खुशकिस्मती कि उन्होंने भी हाँ कर दी और मुझे सिखाना शुरू किया। तो उनसे करीब 7 साल उनसे तालीम ली, और सविता जी से तो मैंने 12 साल ठुमरी दादरे की तालीम ली थी। उसी बीच में मैंने फिर इनसे भी सीखना शुरू किया, तो 7 साल उसके बाद नहीं हो पाया, क्योंकि उनकी फिर इंतकाल हो गया था कोविड के टाइम में। तो उन्होंने जो गज़ल की बारीकियां बताई कि कहाँ पे पॉजेस होने चाहिए, किस अल्फाज को एम्फसाइज करना चाहिए जिससे कि शेर में मीनिंग और पैदा हो, तो ये सारी चीज़ें गुरु ही बता सकता है। और आप जैसे हम लोग की तो आमने सामने की जो लर्निंग है कि हमने कुछ सुनाया, उन्होंने उसको करेक्ट किया, तो वो एक बहुत ब्यूटीफुल लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है। जब हम बात करते हैं किसी भी आर्टिस्टिक जर्नी की, तो जरूर है कि इसमें हम्म। डाउनफॉल आते ही होंगे। जरूर है कि आपको कभी ऐसे हर्डल्स मिलेंगे जिन्हें आप पार करने के बारे में सोचते ही नहीं। आप सोचते हैं कि कुछ लोग तो छोड़ देते हैं जर्नी। हमारे देश में कई ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा गाते हैं पर उन्हें कोई मंजिल नहीं मिल पाती, क्योंकि वो रुक जाते हैं, थम जाते हैं, या फिर वो आगे काम ही नहीं करना चाहते। सो जब आप इलाहाबाद से 11th क्लास, वो सिस्टर का आपको बोलना कि म्यूजिक वोकल्स ले लो 11th क्लास में, फिर आपका जाना हारमोनियम पे गाना और इतनी लंबी जर्नी, कहाँ पर ऐसा लगा कि यार रश्मि अब छोड़ देते हैं म्यूजिक, अब नहीं होगा। हर्डल्स तो बहुत आए, लेकिन ईश्वर ने मुझे प्रकृति बड़ी जुझारू दी है, तो मैं लड़ाकू वीर हूँ। तो मैंने पीछा छोड़ा नहीं म्यूजिक का, और बस मतलब थोड़ा सा गति धीमी जरूर हुई जब बच्चे हुए, उनके ब्रिंगिंग अप में थोड़ा ज़्यादा प्रायोरिटी उनको ज़्यादा दी गई, और स्कूल जाने लगे तो बच्चों को उनको ट्यूशन के लिए ले जाना है, कभी कोई स्पोर्ट्स के लिए लेके जाना है, उनके होमवर्क हैं, कुछ ना कुछ उनकी एक्टिविटीज़ हैं। तो उस समय थोड़ी गति धीमी कर दी, कि लेकिन म्यूज़िक से विमुख नहीं हुए। म्यूज़िक मेरी लाइफ में रहा। हो सकता है कि थोड़ा-सा रियाज़ कम हो गया हो, पर भी उसका साथ नहीं छोड़ा, और इसीलिए म्यूज़िक ने भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। और जैसे ही मेरे बच्चे थोड़े बड़े हुए और अपने आप अपनी पढ़ाई और खुद से इंडिपेंडेंट काम करने लगे, तो फिर मैंने देन आई स्टार्टेड doing music more aggressively and going out and meeting people। फिर ICCR में भी मैंने फॉर्म भरे, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में भी। तो इस तरह से मतलब आई स्टार्टेड डूइंग म्यूजिक फॉर माय ओन सेल्फ एंड फॉर माय सेटिस्फैक्शन। तो इस तरह से मैंने छोड़ा नहीं म्यूजिक को कभी भी। जब हम आपके प्रोजेक्ट सुनते हैं, जो आपके हम गाने सुनते हैं जो आप बना रही हैं, हम देखते हैं कि गजल आती है, उसमें जैज भी आता है, काफी कुछ मिक्सचर बहुत सारी चीजों का आता है। ऑब्वियस सी बात है, एक लंबी जर्नी है गुरुओं का
आप पे आशीर्वाद है, माता पिता है उनका आशीर्वाद है, बच्चों का प्यार है, तो आप वो ट्राई करती हैं और वो लोगों को बहुत पसंद आता है। कोई प्रोजेक्ट आप जब सोचती हैं कि मुझे ये बनाना है या मुझे ये परफॉर्म करना है, क्या प्रोसेस होती है? कोई भी प्रोजेक्ट जैसे मैं लेती हूँ तो उसके लिए रिसर्च पूरा करती हूँ, ताकि कोई उसमें कमी ना रह जाए। उसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो कुछ भी है उसको स्टडी कर लेती हूँ कि कहीं पे कोई फ्लॉ ना हो, कोई ये ना कह सके कि ये कर तो रही थी कुछ नया लेकिन हुआ नहीं। तो ये आई टेक केयर कि मैं पूरी स्टडी करके प्रॉपर तब मैं आगे बढ़ती हूँ। तो जैसे मैंने मीना कुमारी का प्रोजेक्ट किया, तो और ये गज़ल एंड जैज़ का किया, ज़ेड फैक्टर। तो उसमें भी पूरी स्टडी करके, और जैसे मीना कुमारी में तो एक मेरे बहुत ही प्रिय, बहुत प्रमोटर ऑफ आर्ट, म्यूज़िक कह सकते हैं, मिस्टर प्राण निवेल। तो उन्होंने मीना कुमारी की मुझे एक बुक दी थी जिसमें उनकी शायरी थी। आई थिंक चांद तन्हा था उसका नाम बुक का। उसमें उनकी पोइट्री थी। तो उन्होंने कहा कि ये पढ़ो और देखो क्या कर सकती हो। तो मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छी लगी, और मुझे लगा कि इसमें लिरिकल क्वालिटी बहुत है। एंड देन आई ट्राई टू कंपोज। तो करीब 8-10 उनकी गज़लें मैंने कंपोज की, और उन्होंने अपने एक प्रोग्राम में मुझे उनकी गज़लें गवाईं। लेकिन मुझे फिर भी लग रहा था कि कुछ ये इनकम्प्लीट है। एक औरत की जो कहानी है, और वो भी मीना कुमारी जैसी शख्स की कहानी, जो कि इतनी बड़ी अदाकारा थीं, फ़िल्म की लेजेंडरी आर्टिस्ट थीं, और उतनी ही खूबसूरत पोएट भी थीं, शायरा भी थीं। तो मुझे लगा कि उनकी कहानी एक औरत अगर सुनाए, और औरत ही गाए, और औरत ही कंपोज़ करे, तो क्या ही बात होगी। तो ये मन में बहुत दिन से ये चल रहा था, और मौका मिला मुझे तो मैंने एक स्टोरी टेलर हैं, शायद आप उन्हें जानते भी हों, कनुप्रिया अग्रवाल। उम, तो वो उन्होंने मीना कुमारी की कहानी मेरे साथ बैठ के सुनाई, और उस कहानी में उनकी गज़लें, उनके फ़िल्म सॉन्ग्स, पूरी कहानी को एक तरह से पिरोया हुआ था गानों ने और कहानी ने। उस तरह से हमने करा था ये प्रोजेक्ट महजबीन करके, क्योंकि उनका नाम मीना कुमारी तो फ़िल्मों में था, वैसे महजबीन था। तो वो बहुत ही इट वाज़ वेरी वेल एप्रिशिएटेड। एंड ये हम लोग का पहला इस तरह का प्रोजेक्ट था जो कि मीना कुमारी के बारे में था। और मी एंड कनुप्रिया, वी वर द फर्स्ट प्रेज़ेंटर्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट। उसके बाद तो बहुतों ने इसको किया है, स्टेज पे परफॉर्मेंस इसी तरह से किया है, स्टोरी टेलिंग एंड सिंगिंग। बट वी वर द पायनियर्स ऑफ डूइंग दिस प्रोजेक्ट। और गज़ल और जैज़ का भी यही था कि मुझे लगा कि जैज़ में भी बहुत इम्प्रोवाइज़ेशन होता है, और गज़ल में भी आप एक लाइन को कितने ही तरीके से उसके भाव को बताने के लिए पेश करते हैं। तो मुझे लगा कि ये दोनों अगर हम मिला के करें तो देखें क्या रिजल्ट आता है। तो वो एक जिज्ञासा रहती थी। और दिस गोज बैक टू माय चाइल्डहुड, बिकॉज पापा मेरे हर तरह का, जैसे मैंने बताया, म्यूजिक सुनते थे। वूडू ड्रम्स हों, बीटल्स हों, जैज हो, बेगम अख्तर हो, और नूर जहां हो, वो हर तरह का म्यूजिक सुनते थे। तो कानों में मुझे हर तरह का म्यूजिक सुनने की आदत भी थी। और जब ये मौका लगा, मैंने कहा लेट मी एक्सपेरिमेंट। तो वो भी बहुत ही सक्सेसफुल शो रहा। मैम, जब हम आपकी पूरी जर्नी देखते हैं तो बहुत ही इंस्पायरिंग लगती है, बहुत ही ज्यादा मोटिवेटिंग लगती है कि अरे वाह, थैंक यू सो ये मच। ये भी किया मैं जा तो सकता है। अपनी हाँ, ऐसा लगता है कि ये भी किया जा सकता है, क्योंकि जब भी हम किसी बिल्कुल, भी अगर मैं कर सकती हूँ विथ ऑल दीज हर्डल्स एंड विथ बैकग्राउंड जहाँ पे कोई म्यूजिक एग्जैक्टली, रिलेटेड कुछ भी नहीं है, देन एवरीवन कैन। और फिर हम ये देखते हैं कि लोग जो कोशिश कर रहे हैं आजकल, वो करते तो हैं, पर वो कहीं ना कहीं इनोवेशन करने के चक्कर में ट्रेडिशन को भूल जाते हैं। पर इनोवेशन भी तभी पहुंचेगा आगे जब उसमें ट्रेडिशन की छाप होगी। तो बिल्कुल। जब आप अगर आज किसी को सिखाते हैं म्यूजिक,
या कोई आपसे आज सीखता हो, या कोई सीखना चाहता हो, या कोई म्यूजिक में आना ही चाहता हो, डू और डोंट्स बताने वाले तो बहुत लोग हैं कि ये करो वो मत करो, दिन में 12 घंटे रियाज करो, ऐसा वैसा बहुत सारी चीजें। पर मैं आपसे जानना चाहूँ, जो इंसान, जैसे आपने बहुत लेट शुरू किया जैसे आप कहते हैं, सपोज अगर कोई अपनी 30 साल में म्यूजिक शुरू करना चाहता है, कैसे कर सकता है? जब जागो तभी सवेरा है। अब 30 के भी हों, जिस उम्र में ये अगर लगन लग गई है कि मुझे ये करना है, तो वो हो जाएगा। हाफ हार्टेड कुछ नहीं होता। और इनोवेशन तो मतलब कुदरत का उसूल है, मतलब चेंज तो होना ही है। और नया जब आविष्कार इतनी चीजों का होता है, टेक्निकल एस्पेक्ट, मतलब टेक्निकल उसमें भी इतना इनोवेशन होते हैं, तो म्यूजिक में क्यों नहीं। लेकिन इनोवेशन करते करते कोई ये ना भूल जाए कि फ्यूजन के साथ कंफ्यूजन हो जाए। इसको ना करने दिया जाए, उसके लिए हमारे पैर जमीन पे जमे रहने चाहिए। ट्रेडिशन को हमें भूलना नहीं चाहिए, हमें अपनी रूट्स को नहीं भूलना चाहिए। उसके दायरे में रह के आप इनोवेट करिए, तो आपकी इनोवेशन कामगर भी होगी, लोगों को पसंद भी आएगी। तो मैं तो ये समझती हूँ। मैम, आपके पापा को बड़ा शौक था म्यूजिक का, प्रिंटिंग प्रेस में भी रेडियो चलता रहता था और हर तरह के गाने आप सुनते थे और वो भी सुनते थे। कभी आपका कोई गाना उन्होंने सुना हो और कहा हो क्या बात है बेटा? अनफॉर्चुनेटली जब मैं प्रोफेशनली या स्टेज पे परफॉर्म करने लगी, मेरे दोनों पेरेंट्स नहीं रहे। तो उन्होंने मेरी लर्निंग स्टेज में तो बहुत सुना है, और मुझे अवार्ड्स मिलते हुए भी स्कूल में, कॉलेज में जब अवार्ड्स मिलते थे तो तब सुना था। और उनका भी, जैसे हर माँ बाप का गर्व से सीना चौड़ा होता है, तो वो भी खुश होते थे। लेकिन हाँ, उन्होंने मुझे ऐसा एज परफॉर्मेंस और स्टेज पे एज एन आर्टिस्ट जिसको कहते हैं, वो देख नहीं पाए, बहुत जल्दी चले गए। दिस इज माय रिग्रेट इन लाइफ कि पापा मम्मी मुझे इस तरह से नहीं देख पाए। माता पिता कहीं भी हों, आशीर्वाद तो हमेशा देते ही हैं, तो आज हम चाहते हैं कि बिल्कुल एक बिल्कुल, मैं तो यही एक समझती हूँ कि गुरु का आशीर्वाद और माँ बाप का आशीर्वाद ऊपर से बरस ही रहा है, एग्जैक्ट। इसीलिए मैं यहाँ पे पहुंच पाई हूँ। तो आज अपने गुरुओं के लिए और हमारे लिए, अपने माता पिता के लिए, कोई आपका बहुत फेवरेट गाना, आपके ही लिखा हुआ, कंपोज किया हुआ या गाया हुआ, जो आपको बहुत पसंद हो, आज अगर वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो और आशीर्वाद ही गिरेगा मुझ पर, आप पर, कोई भी जो आपको बहुत पसंद हो, 2 लाइन हमारे लिसनर्स के लिए, सुनने वालों के लिए, देखने वालों के मेरा लिखा हुआ तो नहीं है, ये हजरत अमीर खुसरो का है कलाम। लेकिन मेरी पहली जो सूफी एल्बम आई थी, उसका टाइटल ट्रैक है मोहे अपने ही रंग में रंग ले। तो वो 2 लाइन गुनगुनाती हूँ। गाना तो उसको नहीं कहूंगी, तो सुनाती हूँ। मोहे अपने ही रंग में रंग ले, हाँ रंग ले मौला। मोहे अपने ही रंग में रंग ले, हाँ रंग ले मौला। तू साहिब मेरा, महबूबे इलाही। तू साहिब मेरा, महबूबे इलाही। मोहे अपने ही रंग में रंग ले, हाँ रंग ले मौला। रंग ले मौला, हाँ मौला रंग ले मौला। रंग ले मौला, रंग ले मौला। मौला रंग ले, रंग ले, रंग ले, रंग ले मौला। क्या बात है मैम! ये आजकल के सिंगर में ना मिसिंग है ये चीज। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के। मैंने आपको कबीरा प्रोजेक्ट सुना है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद आता है, वो बहुत ही ज्यादा पसंद है मुझे। उसका वीडियो बहुत बहुत ही ज्यादा सुंदर है, बहुत ही सुंदर है उसका हाँ वीडियो। हाँ, तो ये मैं, बनारस में शूट किया एग्जैक्टली था। बहुत ही खूबसूरत है वो सारा, जो एक अलग ही, जब आप सुन, अगर उसे अकेले सुन रहे हैं और आपने हेडफोन लगा रखे हैं, तो आप एक अलग जोन में ही हो जाते हैं उस गाने को सुनकर। मैं उससे अक्सर सुनता हूँ उस गाने को। तो तब मुझे आपके बारे में उतनी जानकारी नहीं थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पर आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, तो मैं बड़ा खुश हूँ, मैं बड़ा खुश हूँ। तो मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूंगा कि लाइफ में ऐसे पल हमेशा आते हैं जो हमारे साथ जीवन भर चलते हैं। आपकी लाइफ में अभी तक हम्म। कोई ऐसा पल
कि जिसे आप जब भी सोचते हैं तो आप बहुत ही ज्यादा अंदर से प्रफुल्लित हो जाते हैं, अंदर से बहुत खुशी महसूस होती है, चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। कोई एक पल तो कहना बहुत मुश्किल बात है, लेकिन हाँ, जब मैं अपनी जर्नी जो मैंने कभी सोची नहीं थी कि इस ये जर्नी मेरी होगी, और जो ईश्वर ने मुझे जिस रास्ते मुझे ले गए, तो उसको कभी-कभी मैं रिफ्लेक्ट करती हूँ, तो मुझे लगता है कि मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था कि मैं इस तरह से स्टेज पे गाऊँगी और मुझे ऐसी ऑडियंस मिलेगी, मैं विदेश में जाऊँगी, मुझे ऐसा-ऐसा कहा जाएगा, मुझे वहाँ पे भी अवार्ड मिलेंगे, घर पे भी अवार्ड मिलेंगे। मैंने कभी सोचा नहीं था, लेकिन जब मैं काम तो करती रहती हूँ, लेकिन कभी-कभी जब इस बात को लेके रिफ्लेक्ट करती हूँ, तो मुझे लगता है कि आई हैव नॉट डन बैडली। कुछ अच्छा ही किया है, कुछ ईश्वर का कृपा ही रही है, गुरुओं की कृपा रही है, जो मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। तो वो जब भी सोचती हूँ, तो मुझे खुशी होती है। मैम, एक, क्योंकि हम जब किसी भी आर्टिस्ट से बात करते हैं उसकी लाइफ में किताबों का बड़ा रोल होता है कहीं ना कहीं। जैसे आपने कहा कि एक सर थे जिन्होंने आपको बुक दी पढ़ने के लिए, देन आपने उससे कुछ गजलें बनाई, आपने काम किया। तो अगर मैं आपसे पूछूं तो आपकी कोई ऐसी किताब, कोई ऐसी बुक जो कभी आपने पढ़ी हो और आपको वो आज तक आपके साथ हो, कभी भी पढ़ी हो आपने, कोई ऐसी किताब जो आप चाहते हैं कि लोग पढ़ें, जो म्यूजिक में आना चाह रहे हैं या कहीं कुछ अपने जीवन में कहीं भी अच्छा करना चाहते हैं, तो एक दो किताब जो आपको लगता है कि उन्हें पढ़ना जरूर चाहिए, अगर आपके पास ऐसा कोई सजेशन हो तो बुक्स को लेकर। मैं अक्सर शायरों की ही बुक्स पढ़ती हूँ, उससे मुझे जो मैं कंपोज़ करती हूँ, तो कुछ ग़ज़लें मिलती हैं। हज़रत अमीर खुसरो को पढ़ती हूँ, दाग हैं, गालिब हैं। तो ये तो किताबें हैं जो कि मैं वैसे पढ़ती हूँ, और मीना कुमारी की भी किताब जैसे मैंने ज़िक्र किया। अदरवाइज़ अभी तो मेरा काफ़ी छूट गया है पढ़ना, पर मैं पहले नॉवेल्स भी पढ़ती थी, अभी भी जब भी मौका लगता है, तो मैं पढ़ती हूँ। वन ऑफ द मोस्ट मतलब रिमेंबर्ड एंड ट्रेजर्ड बुक जो अभी भी मेरे पास है, बाय आयन रैंड, फाउंटेन हेड। तो वो मुझे बहुत इंस्पायर करती है, और जब भी मैं सोचती हूँ, तो मुझे लगता है कि थैंक गॉड समबडी हैड गिवन मी दिस बुक एंड आई रेड इट। तो वो दिस दैट इज वन बुक, एंड देयर आर सेवरल बुक्स। अभी मुझे ऑफ हैंड ऐसे नाम नहीं याद आ रहे हैं, बट पर इन दिनों तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो शायर हैं उनके कलाम पढूं, और उनसे कुछ इंस्पायर होके कुछ धुनें बने। जी मैम, क्योंकि शो का नाम है बी बोल्ड विद प्रभात, तो आपने अपने जीवन में एक सबसे बोल्ड मूव, एक सबसे बोल्ड काम कौन सा किया है? वैसे तो म्यूजिक है। 11th क्लास में सिस्टर की बात मान के वोकल ले लेना भी एक बोल्ड मूव है, पर मैं अगर आपसे पूछूं तो आपके जीवन में एक बोल्ड मूव जो आपने ली हो, जिससे आपका पूरा जीवन बदल गया हो, आपको लगता है कि यार। मेरा जीवन तो आपने ठीक कहा कि एक जो सिस्टर यूजीनिया ने मुझे मेरा जीवन की दिशा अलग दी। एक सबसे ज्यादा बोल्ड मूव, पता नहीं आज के जमाने में उसको बोल्ड मूव कहेंगे कि नहीं, उस समय तो मुझे बहुत ये मेरे लिए बोल्ड मूव था, क्योंकि मेरे फादर आफ्टर माय ग्रेजुएशन, उनका कहना था कि इंग्लिश लिटरेचर ले लो, क्योंकि उसके बाद तुम जॉब कर सकती हो, कुछ लेक्चरर बन सकती हो, कुछ कर सकती हो। और मैं कह रही थी कि मुझे म्यूजिक लेना है, लेकिन वो थोड़े गुस्से वाले थे, उनका दबदबा ज़्यादा था, तो उनकी बात को मना नहीं कर पाए, और मैंने इंग्लिश लिटरेचर ले ली। लेकिन उसके 4 क्लासेस अटेंड किए, मैंने कहा मैं कहाँ फँस गई। उतनी अंग्रेज़ी तो मुझे आती है कि मैं कन्वर्स कर पाऊँ लोगों के साथ, मुझे उससे ज़्यादा चाहिए नहीं। लेकिन मुझे जो चाहिए वो है म्यूज़िक। तो मैंने वहाँ से नाम कटाया, पापा को बताया नहीं, बाद में जाके बताया। मैंने कहा मैंने आर्ट जॉइन की है साथ में, तो उसके क्लासेस के लिए मैं थोड़ा-सा लेट आऊँगी। लेकिन मैंने वहाँ से अपना नाम कटवा के इंग्लिश से मैंने म्यूज़िक जॉइन किया था। फिर मैंने उनको बाद में बताया, मैंने कहा कि मुझसे नहीं होगा इंग्लिश, मुझे म्यूज़िक ही करना है। तो बहुत बिगड़े थे, बहुत नाराज़ हुए थे, लेकिन उस समय मुझे लगा कि मैंने ये बहुत ही बोल्ड स्टेप लिया है कि उनके खिलाफ जाके मैंने म्यूज़िक जॉइन कर लिया। लेकिन हाँ, उस मास्टर्स करने से मेरी संगीत की जो दिशा थी वो बिल्कुल अ, बदल गई, और
पटरी पे आ गई, मैं जिस पे चाहती थी उस पटरी पे पहुंच गई। तो वो मुझे लगता है कि वो बहुत बोल्ड मूव था उस वक्त के लिए। और आई एम वेरी थैंकफुल कि मुझे ये ईश्वर ने मुझे ये डायरेक्शन दिया कि तुम मत करो इंग्लिश, तुम म्यूजिक में जाओ। दैट वाज वन बोल्ड थिंग व्हिच आई डिड, आई थिंक। थैंक यू सो मच मैम। उम्मीद करते हैं कि ये जो हमारी बातचीत है ये सुनने वालों के और देखने वालों के काम आएगी। और आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया और मुझे आशीर्वाद दिया अपनी बातचीत के जरिए। शायद बहुत कुछ सीखूंगा इन बातचीतों से और लाइफ में अच्छा करूंगा। और आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा मैं जरूर जानना चाहूंगा। हमारे ऑडियंस से आप क्या कहना चाहती हैं जो देख रहे हैं इस वक्त? नहीं, थैंक यू सो मच प्रभात फॉर हैविंग मी फॉर योर शो, एंड आई एंजॉयड द कॉन्वर्सेशन। और जो मुझे देख रहे हैं, जो बडिंग म्यूजिशियंस हैं, उनको बस मैं यही कहना चाहूंगी कि रियाज का कोई दूसरा, देर आर नो शॉर्टकट्स। सो इफ यू वांट टू बी अ म्यूजिशियन, बी अ सिंगर or instrumentalist, whatever you want to do, if you're in music, you have to practice hard, very hard. You will face failures, you will face hurdles, but go on. क्योंकि एक ये तपस्या है, इसमें आप शॉर्टकट, जैसा मैंने बार बार कह रही हूँ, शॉर्टकट है ही नहीं। इसमें सालों बीत जाते हैं तब जाके कहीं कोई जरा सा थोड़े से मोती मिलते हैं। ये अथाह सागर है, आप गोते लगाते जाइए, मोती मिलते जाएंगे। मैं तो कहती हूँ, मैं अभी भी स्टूडेंट ऑफ म्यूजिक हूँ, मैं अभी भी सीख रही हूँ और हर दिन कुछ ना कुछ सीखती हूँ। और आजकल तो बच्चे कितना अच्छा गा रहे हैं, उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जिस तरह के कॉन्फिडेंस है, जिस तरह के इन लोग बोल बनाते हैं, इम्प्रोवाइजेशंस करते हैं, उनसे भी बहुत कुछ सीखने तो कोई सीखने की कोई सीमा है ही नहीं। आप छोटे से सीखिए, बड़े से सीखिए, जिससे भी सीखिए, लेकिन लगे रहिए। जब तक आपके अंदर ये आग है कि हमें करना है, तो आपको मंजिल मिलेगी। और अगर बीच में रुक गए कि हो नहीं रहा, सुर नहीं लग रहे, प्रैक्टिस छोड़ दी या कहीं हॉलिडे पे चले गए, नहीं हुआ, तो फिर नहीं हो सकता। यू थैंक यू हैव सो टू मच बी मैम। एट इट। थैंक यू सो मच फॉर योर वाइज वर्ड मैम। जरूर किसी के काम जरूर आएंगे शब्द, और शायद वो जहाँ अटक रहा हो लाइफ में वहां से ये शब्द उसे निकालने में और उसे जर्नी में आगे कंटिन्यू करने में हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू फॉर हैविंग मी प्रभात, थैंक यू सो मच।